तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इनोसुके एंड कनाव वर्सेस डोमा पार्ट 2 में। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ इनोसुके डोमा पर हमला कर रहा होता है। तभी डोमा अपने फ्रोजन क्लाउड की मदद से इनोसुके पर हमला कर देता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीथिंग की स्ट्रेंथ फॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को घुमाकर उससे बच जाता है। ये सब देखकर डोमा को बहुत मजा आने लगता है। तभी कनाव डोमा पर पीछे से हमला करने लगती है ताकि वो उसकी गर्दन काट सके, लेकिन डोमा उसे अपने पंखे से रोककर उसे दूर फेंक देता है और छत पर उल्टा लटक जाता है। ये देखकर कनाव हैरान हो जाती है और इनोसुके उसे नीचे आने के लिए कहता है। तभी डोमा कहता है कि माफ करना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अकादा मर चुका है, तो अब तुम इन बच्चों के साथ खेलो। तो डोमा एक अपने जैसा बर्फ का पुतला बना देता है जो कनाव और इनोसुके पर हमला कर रहा होता है, लेकिन वो उससे बच जाते हैं। तो डोमा इन दोनों को बर्फ के पुतले के भरोसे छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन इनोसुके भी उसके पीछे जा रहा होता है। तभी उसके सामने वो बर्फ का पुतला आ जाता है और इनोसुके पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। और ये सब देखकर डोमा को समझ नहीं आ रहा होता कि कनाव और इनोसुके उसकी ब्लड डिमांड को इनहेल क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी डोमा का पुतला सब कुछ फ्रीज करने लगता है, जिस वजह से इनोसुके पीछे की तरफ भागने लगता है। और डोमा कहता है कि इसके सेंस तो काफी अच्छे हैं, मैं किसी भी ऐसे सोर्स में ऐसा नहीं मिला हूँ, मुझे इसकी सारी टेक्निक देखनी पड़ेगी ताकि मैं इसे अगले बैटल में हरा सकूं। और वो पुतला कनाव पर भी हमला कर देता है। तभी कनाव अपने मन में सोचती है कि डोमा तो यहाँ से जाने वाला है, हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। तो डोमा डिसाइड करता है कि उसे 5 और छोटे छोटे पुतलों को बनाना होगा ताकि वो वहाँ से जल्दी जा सके। तो डोमा का पुतला फिर से कनाव और इनोसुके पर हमला कर देता है। तो इनोसुके अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, हम उससे नहीं लड़ पा रहे जो एक असली डीमन भी नहीं है, मुझे उसके पास जाना होगा वरना मैं अपना रिवेंज नहीं ले पाऊंगा। कि तभी इनोसुके डोमा के पुतले की वजह से घायल हो जाता है। तो कनाव उसे शांत होने के लिए कहती है क्योंकि कुछ देर में कुछ होने वाला होता है। और डोमा को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगता है। कि तभी डोमा का फेस पिघलने लगता है, जिससे कि उसकी आंख भी लटक जाती है। तो डोमा अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरा फेस क्यों पिघल रहा है, कहीं ये उस लड़की की वजह से तो नहीं हो रहा। तो हमें शिनोबु और कनाव की बातचीत दिखाई जा रही होती है। इसमें शिनोबु कनाव से कहती है कि अगर मैं अपर मून 2 से मिली जिसने हमारी बहन को मारा था, और अगर हम दोनों उससे मिलकर लड़े तो मेरी कंडीशन ये होगी कि पहले वो मुझे खा जाएगा। तो इस पर कनाव कहती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं, अगर हम दोनों उससे मिलकर लड़ेंगे तो हम उसे हरा देंगे। तो इस पर शिनोबु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक अपर मून 3 हाशिरा जितना ताकतवर होता है, और हमारे सिस्टर की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपर मून 2 को लड़कियों में ज़्यादा लगाव है, जिस वजह से वो उन्हें खाता है। तो इसलिए उसे किसी ऐसी हाशिरा की ज़रूरत हुई जिसके अंदर कई फिजिकल एबिलिटीज़ हो और उसकी बॉडी भी एक्सीलेंट कंडीशन में हो, तो वो कनाव को ही खाएगा। कनाव, इस समय मेरी बॉडी में बहुत सारा पिस्टोरिया पॉइजन भरा हुआ है। तो इस पर कनाव कहते हैं कि मैं भी अपनी बॉडी में बहुत सारा पॉइजन भर लूंगी। लेकिन शिनोबु कहती है कि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ऐसा करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है, और वैसे भी मुझे पता नहीं कि इससे मेरी बॉडी पर फ्यूचर में क्या असर होगा, और पता नहीं इस जहर से अपर मून पर कोई असर होगा भी या नहीं। मेरी स्वॉर्ड पर 50 मिलीलीटर पॉइजन है, अगर ये पॉइजन उस अपर मून पर असर करता है तो मेरे अंदर का पॉइजन भी उस पर ज़रूर वर्क करेगा, और जैसे ही वो मुझे कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर 37 किलोग्राम पॉइजन पहुंच जाएगा। अब पॉइजन की वजह से डोमा का बुरा हाल हो जाता है। तब कनाव कहती है कि शिनोबु का पॉइजन इस पर असर कर रहा है, चलो इनोसुके इस पर हमला करते हैं। तो हम फिर से कनाव और शिनोबु की बातचीत देखते हैं, जिसमें शिनोबु कनाव से कह रही होती है कि मुझे पता नहीं कि इतने सारे पॉइजन से भी वो अपर मून मरेगा कि नहीं, मास्टर ओबियोशाकी को भी ये इम्पॉसिबल लगा था, जिस वजह से उन्होंने मुझे एक डीमन के साथ रिसर्च करने के लिए कहा था। तो इसीलिए अगर ये पॉइजन काम करता है तो तुम सीधा उसका गला काट देना। कि तभी हमें कनाव दिखाई जाती है जो अपने मन में कह रही होती है, मैं इसका गला काट दूंगी शिनोबु, मैं तुम्हारा परिधान व्यर्थ नहीं होने दूंगी। और कनाव और इनोसुके डोमा के पास पहुंच जाते हैं और डोमा फिर से एक ब्लड डेमन आर्ट का यूज़ करता है, जिस वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ता है। तब कनाव अपने मन में सोचती है कि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी ताकत बाकी है, अगर हम पीछे हटे तो ये अपने आप को फिर से रिकवर कर लेगा, लेकिन अगर हम इस चीज़ से लड़े तो हम बिल्कुल नहीं हिल पाएंगे। इसकी ये टेक्निक ज़्यादा ताकतवर नहीं लग रही है, ये बस थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए इसे यूज़ कर रहा है। तो हमें पता चलता है कि कनाव के पास एक और टेक्निक होती है जिसके ज़रिए वो ब्लाइंड भी हो सकती है, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तब कनाव अपने मन में कहती है कि शिनोबु, आप बहुत अच्छी इंसान थी, हम दोनों साथ में घर जाते, लेकिन मैं आपको नहीं बचा पाई। तो कनाव फ्लावर ब्रीथिंग की फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। और यहाँ डोमा की ब्लड डेमन आर्ट ने भी इनोसुके को पकड़ लिया होता है। कनाव अपने मन में सोचती है कि अगर मैं अपने काइनेटिक विजन को अपनी लिमिट तक ले जाऊं तो मुझे आसपास की चीजें काफी स्लो दिखाई देने लगेंगी। इस समय मैं अपनी आंखों पे बहुत प्रेशर डाल रही हूँ, जिस वजह से ये ब्लड की वजह से रेड हो गई हैं। तो कनाव डोमा की ब्लड डेमन आर्ट को चीरते हुए डोमा की गर्दन पर हमला कर देती है, लेकिन डोमा की ब्लड डेमन आर्ट उसे फ्रीज करने लगती है, जिस वजह से कनाव के हाथ फ्रीज हो जाते हैं। तो ये सब देखकर इनोसुके को एक आइडिया आता है और वो अपनी 2 तलवार कनाव की तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही इनोसुके की तलवार कनाव की तलवार को टच करती है, वैसे ही कनाव की तलवार डोमा के गले के आर पार हो जाती है। तब डोमा अपने मन में सोचता है कि
ये क्या हुआ? मेरी गर्दन कट गई। क्या मैं इन कमजोरों से हार गया? वो लड़की जिसके हाथों में मेरी गर्दन काटने की कभी ताकत भी नहीं थी, और वो लड़का जिसने कभी तलवारबाजी नहीं सीखी, उन्होंने मुझे हरा दिया। ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है। रुको जरा, मैं लॉर्ड मुजान और अकादा की तरह अपनी बॉडी को रिजनरेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ और मेरी बॉडी भी तबाह होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है मैं मर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा होपलेस हूँ। मुझे कुछ भी नहीं होता, ना ही मुझे मौत से डर लगता है और ना ही हारने से मुझे कुछ फर्क पड़ता है। मैं तो हमेशा से ही ऐसा था। मेरा बाप लड़कियों को छेड़ता था, जिस वजह से मेरी माँ ने उसे मार दिया था और खुद जहर पी के मर गई थी। मुझे उस समय भी कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन तब भी मैं बस यही सोचा था कि इन्होंने मेरे रूम गंदा कर दिया। उस समय तो मैं टीमर भी नहीं बना था, लेकिन तब भी मुझे कोई सैड फीलिंग नहीं हुई और ना ही मुझे कभी अकेलापन महसूस हुआ। और जब मैं 20 साल का हुआ तो मैं एक टीमर में कन्वर्ट हो गया, मगर 100 साल जीने के बाद भी मुझे कोई ह्यूमन इमोशन फील नहीं हुए। तो डोमा को शिनोबू दिखाई देने लगती है और वो शिनोबू से कहता है कि तुम्हारा पॉइजन तो सच में कमाल था। मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि वो मेरी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रहा है। तब शिनोबू उससे कहती है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये मैंने डीमन तमायो की मदद से बनाया था। वैसे तो मैं तुम्हें अपने पॉइजन से मारना चाहती थी, लेकिन अब तुम मर गए हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। डीमन को पैदा करने वाला अभी भी जिंदा है, लेकिन मेरे साथी उसे भी हरा देंगे। तब डोमा शिनोबू से कहता है कि रुको जरा, आखिरकार ये मुझे क्या फील हो रहा है? मेरा खाली दिल अचानक से धड़कने लगा है। क्या ये प्यार है? शिनोबू, तुम सच में बहुत क्यूट हो। अगर ये फीलिंग सच में एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब हेवन और हेल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या शिनोबू तुम मेरे साथ हेल में चलोगी? तो शिनोबू उससे कहती है कि बकवास बंद करो और जाओ जाकर हेल में सड़ो। कि तभी हमें इनोसुके दिखा जाता है, जो डोमा को हराने के बाद काफी खुश हो रहा होता है। कि तभी वो थकान की वजह से नीचे गिरने लगता है और इनोसुके को तांजिरो के साथ की गई एक बात याद आती है, जहाँ तांजिरो उससे उसकी माँ के बारे में पूछ रहा होता है। मेरी कोई माँ नहीं है, पर सबकी माँ होती है इनोसुके। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया होगा, जिस वजह से मुझे एक माँ की जरूरत ही नहीं है। तो इस पर इनोसुके कहता है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ना चाह रही होती तो मेरी माँ की तरह बिना ब्लैंकेट और बिना नाम के छोड़ देती। उसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। मुझे मेरी माँ याद नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना कि मेरी कोई माँ नहीं है। तो इस पर तांजिरो कहता है कि ऐसा मत कहो इनोसुके, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती होगी। तो इनोसुके को अपनी माँ का प्यार याद आने लगता है, जिस वजह से वो रोना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ कनाओ भी बहुत ज़्यादा उदास होती है और उसे वहाँ पर शिनोबू का हेयर पीस मिलता है, और जो कनाए का हेयर पीस होता है वो टूट जाता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से उसे अपनी राइट आँख से बहुत कम दिखाई देने लगता है। तब कनाओ अपने मन में कहती है कि मुझे माफ़ करना बड़ी बहन, मैं उस समय नहीं रो पाई जब कनाए मरी थी। तब सभी लोग रो रहे थे, लेकिन मैं नहीं रो रही थी। लेकिन फिर भी किसी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। तब हमें पता चलता है कनाओ इसलिए नहीं रोई क्योंकि जब बचपन में उसके भाई बहन होते थे तो उसके भाई बहनों को खूब मार पड़ती थी, और जिस वजह से उसके भाई बहन मर गए, इसलिए वो उस दिन नहीं रोई। तब कनाओ शिनोबू का हेयर पीस देखकर कहती है कि मुझे माफ़ करना बहन, इस समय मैं ज़रूर रोऊंगी। मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और जैसे तुमने कहा था, मैंने अपने दोस्तों की वैल्यू भी रखी है, जिस वजह से मुसीबत पड़ने पर वो मेरी हमेशा मदद करते हैं। तो वो कनाए और शिनोबू के हेयर पीस को अपने सीने से लगा लेती है, जिस वजह से उसे वो दोनों फील होने लगते हैं और उसे फील होता है कि वो दोनों अपने पैर से मिलकर बहुत खुश हैं, जिस वजह से कनाओ भी जोर जोर से रोने लगती है। तो दोस्तों, इस तरह से होता है पार्ट 2 का एंड। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।